दोस्तों, आज की कहानी है बहू पहले अपना हिस्सा ले लेती, फिर लात मार देती मायके वालों को। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सारंग को अपने दूर के किसी रिश्तेदार से पता चला कि उसकी बहन बहुत तकलीफ में। उसके ससुराल वाले उससे बहुत परेशान कर रहे। सास और पति दिन भर उसे मानसिक और शारीरिक यातना देते। ये सुनकर सारंग और उसकी पत्नी नव्या बहुत परेशान हो गए। नव्या सारंग से बोली, सुनिए जी, आप जल्दी से पता करिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। कैसे और क्या, क्यों पता करना? जब कला दीदी ने सब रिश्ते नाते तोड़ दिए तो मुझे क्या, छोड़ो उन्हें और खुश रहो। सारंग ने लापरवाही से कहा। क्या बकवास कर रहे दीदी, तकलीफ में ये जानने के बाद तुम कैसे खुश हो सकती हो? माना मेरे और दीदी के बीच कुछ बातों को लेकर मतभेद था, लेकिन हम इतने भी निर्मोही नहीं हैं कि अपनों के दुख में खुशी मनाए। इतने सालों में माना दीदी ने मुझे कभी अपना नहीं माना, और जो समझता था वो कब की हम लोगों को अनाथ करके चली गई। नव्या ने आंखों के कोर से आंसू पोंछे और उठकर चली गई। नव्या अपनी सास कल्पना जी के कमरे में जाकर बैठ गई। माँ, अब क्यों हमें अकेला छोड़कर चली गई? आप थी तो सब संभाल लेती थी, लेकिन आपके जाने के बाद सब बिखर गया। कला दीदी ने हम सब से मुंह ही मोड़ लिया और आज तो उन्हें एकदम पराया कर दिया। सारंग भी यही समझते हैं कि मैं दीदी के दुख से खुश हूँ। शायद उनको भी लगता है कि उस दिन जो हुआ उसमें मेरी ही गलती थी, लेकिन माँ आप अच्छे से जानती हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी। दीवार पर टंगी कल्पना जी की तस्वीर को देखकर नव्या रोने लगी। नव्या और सारंग की शादी को 7 साल हो गए, जैसे अभी कल की ही बात हो। नव्या सारंग की दुल्हन बनकर ससुराल की दहलीज पर आई थी। समझदार और ममतामयी सास के रूप में कल्पना जी मिली, लेकिन पता नहीं क्यों कला दीदी उसमें खींची खींची रहती। नव्या को शुरू में यही लगा कि शायद वह कम बोलती होगी, लेकिन बात कुछ और थी। और इस बात का भी खुलासा उस दिन हो गया जब सारे रस्म होने के बाद कला दीदी वापस अपने ससुराल जा रही थी। नव्या रास्ते के लिए खाना पैक करके कला को देने के लिए कल्पना जी के पास गई तो अपना नाम सुनकर कमरे के बाहर ही ठिठक गई। कला दीदी कल्पना जी से कह रही थी, आपने मेरी बात मानकर ठीक नहीं किया। मुझे तो नव्या बहुत ही चालाक लगती है। पहली रसोई की रस्म वाले दिन मैंने देखा कि खाना बनाने में आपने उसकी मदद की थी और तारीफ वो बटोर रही थी, और लेन देन के मामले में भी उसके घर वाले कंजर निकले। प्लीज माँ, उसके घर से आया एक भी सामान मुझे मत देना। आपने अगर आज मेरी ननद को इस घर की दुल्हन बनाया होता तो आपका घर सामानों से भर गया होता, और मेरी ननद घर का भी सारा काम अच्छे से जानती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपको ही पसंद नहीं। मेरी ननद की सुंदरता के आगे नव्या कहीं नहीं टिकती हैं। अगर मेरी ननद कला को बीच में ही रोक कर कल्पना जी से बोली, बंद कर अपनी ननद की तारीफ करना। तू जानती है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि जिस घर बेटी दो उसी घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाओ। और तुझे कब से अपनी ननद में इतने सारे अच्छे गुण दिखने लगे? तुम्हारे लिए तो वह एक नंबर की आलसी, घमंडी, कामचोर और मुंह फड़ती, फिर अचानक वह सर्वगुण संपन्न कैसे हो गई? कल्पना जी की बात सुनकर कला चुप हो गई। कल्पना जी उसे समझाने लगी, देख कला, नव्या के लिए तुम अपने दिल में कुछ भी गलत भावना मत रखो। मेरा विश्वास है कि नव्या इस घर के लिए सबसे परफेक्ट बहू और भाभी साबित होगी, और एक दिन तुम खुद मुझ में आकर ये बात
कहोगी, लेकिन कला के दिल और दिमाग में नव्या के लिए नाराजगी बढ़ती ही गई। हालांकि नव्या ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कला दीदी के दिल में अपने लिए छोटी सी जगह बनाने की, लेकिन सारंग ने एक दिन उसे बताया कि शायद कला दीदी की ननद रमा उसे पसंद करती थी और वह चाहती थी कि इस घर की दुल्हन बने। कला दीदी ने भी माँ और मुझे से पूछे बिना शादी के लिए हाँ कर दिया। दीदी ने हमारे सामने ये बात रखी थी, लेकिन मुझे और माँ दोनों को ही रमा पसंद नहीं थी और शायद इसकी वजह भी दीदी थी। दीदी ने हमेशा रमा के बारे में नेगेटिव बातें ही बोली, जिसमें मैं बहुत चिढ़ता था कि वह मेरी दीदी को बहुत तकलीफ देती। दीदी ने सोचा कि रमा को अपनी भाभी बनाकर ससुराल वालों पर अपना रूप सजा लेगी और ननद बनकर रमा से बदला भी ले लेगी। शादी के 7 साल बीत जाने के बाद भी कला और नव्या के रिश्ते में मिठास नहीं आई। कल्पना जी की वजह से ही नव्या मायके आ जाती थी। कुछ दिनों से कल्पना जी की तबीयत खराब रहने लगी, चीजें रख कर भूलने लगी थी। कभी कभी तो खाना खाने के थोड़ी देर बाद कहती कि खाना नहीं खाया। किचन में सामान लेने जाती, लेकिन क्या लेना था भूल जाती। नव्या और सारंग उन्हें अब एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। कल्पना जी की बीमारी का सुनकर कला दीदी मायके आई हुई थी। पहले तो कल्पना जी ने कला को पहचाना ही नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अपने आप आकर उससे गले लगाकर प्यार किया और हाल चाल पूछने लगी। वहाँ रहते हुए कला ने नोटिस किया कि जब माँ अचानक से भूल जाती है तो उस समय सिर्फ और सिर्फ नव्या के पास ही रहती, उसी से बातें करती और सभी को उस अंतराल में अजनबी की तरह देखती रहती। कला के दिल में नव्या के लिए पहले से ही चिढ़ और नफरत थी। अब उसके दिमाग में पता नहीं कैसे फितूर चढ़ गया कि माँ की जाती याददाश्त के पीछे नव्या का ही आते। एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। नव्या की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो वह दवा खाकर सो गई। दवा के असर से नव्या गहरी नींद में सो गई। कल्पना जी को बाथरूम जाना था तो वह नव्या को पुकारने लगी, लेकिन नव्या को उनकी आवाज नहीं सुनाई दी तो वह खुद ही बाथरूम चली गई और शक्कर खाकर गिर गई। नव्या की अचानक नींद खुली और वह दौड़कर कल्पना जी के पास गई, लेकिन अनहोनी हो चुकी थी। कला माँ के अंतिम संस्कार में आई और उसने सब रिश्तेदारों में ये बात फैला दी कि नव्या की लापरवाही से ही माँ की मौत हुई। अपने ऊपर एक घिनौना इल्जाम सुन नव्या कला से झगड़ पड़ी। उस दिन कला ने मायके की दहलीज छोड़ी तो वापस रुख नहीं किया और उसने अपने सभी रिश्तों को छोड़ दिया। कला की ननद की शादी जहाँ हुई वह परिवार धोखेबाज निकला। अपने बीमार लड़के की शादी झूठ बोलकर कि जब सच पता चला तो उसकी ननद मायके आ गई और इस बर्बादी का इल्जाम कला के सिर आया और फिर उस पर यातना होने लगी। क्या सोच रही, उठिए, कला दीदी को यूं नहीं छोड़ सकती। बैग लेकर नव्या खड़ी थी। सारंग ने अपने आंसू पोंछे। माँ सही कहती थी कि तुम रिश्तों को निभाना खूब जानती हो। नव्या और सारंग जब कला के ससुराल पहुंचे तो अंदर से कला की सास ननद और उसके पति महेश के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कहाँ मर गई मनहूस, न जाने कौन सी मनुष्य घड़ी में इसे बहू बना कर लाए। ना ही आज तक घर का वारिस दे सकी और ना ही मायके से जायदाद में हिस्सा। सही काम, अरे क्या जल्दबाजी थी मायके से रिश्ता तोड़ने की। पहले अपना हिस्सा ले लेती, फिर
लात मार देती। मायके वालों को खुद का नुकसान किया ही और मेरा भी कर दिया। सोचा था कुछ पैसा हाथ लगेगा तो अपना बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन अब तो इसी को पालना पड़ रहा है। और महेश ने उसके बालों को जोर से पकड़कर खींचा और धक्का दे दिया। नव्या ने आगे बढ़कर कल्ला को पकड़ लिया, वरना वो जमीन पर गिर जाती। नव्या और सारंग को देख कल्ला के साथ सभी भौंचक्का रह गए। भैया भाभी कल्ला नव्या के गले लग कर रोने लगी। कल्ला की हालत देख सारंग को गुस्सा आ गया और उसने जोर का एक गुस्सा महेश के गाल पर जड़ दिया और उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? कल्ला की सास गुर्राई, तेरी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे को मारा। ले जाओ अपनी बहन, अभी इसकी इस घर में कोई जगह नहीं। सही कहा आपने, आप लोगों की अब दीदी की जिंदगी में कोई जगह नहीं हो और आप लोगों की असली जगह तो मैं दिखा कर रहूंगी। चलो दीदी अपने घर चलो। नव्या ने कल्ला के आंसू पोंछे और उसका हाथ पकड़कर घर ले आई। नव्या ने कल्ला को हिम्मत दी। उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में घरेलू हिंसा की शिकायत कर दी। नव्या के प्यार और साथ से कल्ला को जल्दी ही उस नरक से मुक्ति मिल गई। माँ आप सही थी, इस घर के लिए नव्या ही परफेक्ट बहू और भाभी है। कल्ला कल्पना जी की फोटो के आगे रो रही थी। ये क्या दीदी आप फिर रो रही? अब आप अपने पूरे कीजिए। आपके भैया ने तय किया कि आपकी अपनी बेकरी की शॉप खोली जाए। नव्या ने बेकरी शॉप के पेपर उसके हाथों में रख दिए। भाभी आपको कैसे पता? कल्ला को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सपना पूरा हो रहा। माँ ने बताया था कि आप अपनी बेकरी शॉप खोलना चाहती थी, लेकिन पापा जी इस बात के खिलाफ थे और उन्होंने आपकी शादी करवा दी। नव्या के इस खुलासे से कल्ला उसके गले लग